देश के घर घर में आपको कफ सिरप जरूर मिलेगा, लेकिन आप जानकर शायद चौंक जाएं कि कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि कफ सिरप का असर ज्यादातर प्लेसिबो इफेक्ट है, ना कि कोई असली फार्माकोलॉजिकल असर। यानी आसान भाषा में समझे तो सिर्फ मन का भरोसा है कि कफ सिरप पी के आपकी खांसी ठीक हो गई। असल में दवा हुआ जैसी कोई चीज़ है नहीं इसमें। लेकिन फिर भी हर खांसी पर हम सबसे पहले सिरप की बोतल खोल लेते हैं, उसे पकड़ लेते हैं, जबकि इसके साइड इफ़ेक्ट जान पर भारी भी पड़ सकते हैं। और हाल ही में जो बच्चों की मौत हुई है उसके बाद तो पूरी देश और दुनिया में चर्चा हो रही है कि बच्चों को कफ सिरप देना भी चाहिए या नहीं, भले ही उस पर DEG हो या ना हो। इसीलिए आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कफ सिरप पीने की क्या वाकई में ज़रूरत है, बच्चे हों या बड़े हों, क्या वाकई में ज़रूरत है या ये सिर्फ मन का धोखा है। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फ़ायदा। मैं लौट रहा हूँ मेहमानों के साथ, पहले ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तानी घरों में अलमारियों, पुराने दराजों और दवाओं की पोटलियों में एक बोतल आपको हमेशा मिलेगी कफ सिरप की। खांसी आई नहीं कि ढक्कन खुल जाता है। सालों से हमने मान लिया कि यही सबसे आसान इलाज है। ये भी माना जाता है कि कफ सिरप पीने से आराम भी मिलता है और कई लोगों को तो नींद भी अच्छे से आती है। लेकिन अब साइंस कहती है कि कफ सिरप का असर उतना नहीं जितना हमें बताया गया। पिछले कुछ सालों की कई स्टडी बताती हैं कि ज्यादातर कफ सिरप का असर प्लेसिबो यानी मन का भरोसा है। मसलन 2014 का क्रोकिन रिव्यू कहता है कि कफ सिरप बच्चों और बड़ों की खांसी ठीक करने में असरदार नहीं रही। 2019 में आर एकल्स की रिसर्च बताती है कि सिरप से मिली राहत का 85% हिस्सा प्लेसिबो यानी केवल दिमाग का भरोसा है। 2002 में आर एकल्स की ही रिसर्च में 8 ट्रायल्स में दिखाया कि खांसी में असली फायदा प्लेसिबो से ही मिलता है। 2010 की PMC स्टडी बताती है कि बच्चों में ओवर द काउंटर खांसी की दवाओं की सुरक्षा और असर साबित नहीं हो पाया। झांग एट एल ARG की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि नई खांसी के ट्रायल में प्लेसिबो रिस्पांस बहुत ज्यादा असर दिखाता है। यानी रिसर्चर्स बताती हैं कि दरअसल सिरप में मौजूद दवा नहीं, बल्कि सिरप का मीठा स्वाद, उसका गाढ़ापन और गले पर ठंडक का एहसास, यही सब हमें बेहतर महसूस कराता है। जानकार ये भी मानते हैं कि असल में शरीर खुद ठीक हो रहा होता है, सिरप बस उस प्रक्रिया में आराम का एहसास जोड़ देता है। सवाल यह है कि अगर असर इतना मामूली है तो हम अब भी इन सिरप्स पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? इसका जवाब आसान है, आदत और मार्केटिंग। हमारे दिमाग में बैठा है कि खांसी इज इक्वल टू सिरप। विज्ञापन, मीठा स्वाद और तुरंत राहत की उम्मीद सब मिलकर हमें यकीन दिलाते हैं कि बोतल में ही इलाज है। लेकिन हकीकत में ज्यादातर सिरप वायरल खांसी पर कोई असर नहीं डालते। वायरस अपना समय लेकर जाता है, चाहे आप सिरप लें या नहीं। चिंता की बात यह है कि कई सिरप में कोडीन या सेडेटिव दवाएं होती हैं जो लत पैदा कर सकती हैं। भारत में कई बार कफ सिरप में जहरीले केमिकल मिलने के मामले सामने आए हैं, जिनसे बच्चों की मौत तक हुई है। जैसा हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीली कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का मामला सामने आया। मौत के अलावा इसके दूसरे साइड इफेक्ट्स भी खतरनाक हैं। ज्यादा सिरप लेने के चक्कर में उल्टी, एलर्जी या दिल की धड़कन बढ़ने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, खासकर बच्चों में। कई स्टडी बताती हैं कि जो लोग, खासतौर पर महिलाएं, लंबे समय तक नींद के लिए या बेवजह कफ सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिवर, किडनी और दिल समेत महत्वपूर्ण अंगों को गंभीर नुकसान हो सकता है। फिर भी हम उन्हें सुरक्षित घरेलू उपाय की तरह इस्तेमाल करते रहते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर में करें तो क्या करें? असल में शरीर की हल्की खांसी खुद ब खुद ठीक हो जाती है। थोड़ा आराम, गर्म पानी, भाप और सही नींद, यही सबसे असरदार इलाज है। अगर खांसी कई दिनों तक रहे, बलगम आए, बुखार या सांस की तकलीफ हो, तभी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। हर बार बोतल खोलने से बेहतर है कि हम अपने शरीर को सुनें। आखिर में जानकारों और रिसर्चर्स के हवाले से एक बात तो कही जा सकती है कि कफ सिरप कोई बुरी चीज नहीं, लेकिन ये कोई जादू की दवा भी नहीं। अधिकतर असर हमारे दिमाग और भरोसे का होता है, दवा का नहीं। और यही बात हमें समझनी होगी कि इलाज सिर्फ दवा में नहीं, सही जानकारी में भी होता है। क्योंकि अगर हम हर बार सिरप पर भरोसा करते रहेंगे तो असली इलाज छूट जाएगा और हम बार बार उसी बोतल में तलाशते रहेंगे जो सिर्फ मन को सुकून देती है, बीमारी को नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमानों का। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मनोज कुमार, देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ, सीनियर कंसल्टेंट, मैक्स हॉस्पिटल। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
हमारे साथ हैं डॉक्टर गौतम बंसाली। आप सीनियर फिजिशियन हैं बॉम्बे हॉस्पिटल के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गौतम बंसाली सर आपका भी हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर गोपाल दाभाडे, प्रेसिडेंट हैं ड्रग एक्शन फोरम के। डॉक्टर दाभाडे, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर मनोज कुमार, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं सर। इनफैक्ट आपसे चर्चा की शुरुआत करने का एक खास कारण ये भी है कि आखिरी जो हमारी चर्चा हुई थी उसमें आपने बड़े कॉन्फिडेंटली और फर्मली कहा था कि भाई इसका प्लेसिबो इफेक्ट ज़्यादा है। उसके बाद हमारी टीम ने थोड़ा रिसर्च किया इस पे और फिर हमने सोचा कि इस पर विस्तार से चर्चा किया जाए। तो आप ही से शुरुआत कर रहे हैं सर, क्या वाकई में कफ सिरप ज़रूरी है भी, ख़ास तौर से बच्चों में, या नहीं सर? सर आप अनम्यूट हो जाएं प्लीज़। जी प्लीज़ कंटिन्यू सर, अब आ रही है आपकी आवाज़। हाँ, मैं ये कह रहा था दीपक जी कि पिछली बार भी हमने डिस्कशन किया कि बड़ी दुखद घटना घटी अभी जो मध्य प्रदेश में हुई थी, जिसमें डाइथाइल ग्लाइकोल का जो कंसंट्रेशन था वो परमिसिबल लिमिट से 500 टाइम्स ज़्यादा था। अभी जो ड्रग कंट्रोलर जो वहाँ पे हैं चेन्नई में, उन्होंने कहा है कि उन्होंने 364 रूल्स की वायलेशन की थी, जिसमें से 37 मेजर वायलेशन थे। तो ये सब चीज़ें तो हैं और ये कोई नई चीज़ नहीं है। आपने देखा हुआ 19-20 में जम्मू एंड कश्मीर में, फिर आपको गैम्बिया में, उज़्बेकिस्तान में 21-22 में, इसमें हर बार ये एक कंस्टिट्यूएंट था जो कि टॉक्सिक कंस्टिट्यूएंट से हम लोग सब लोग जानते हैं, और इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस पूरे शरीर में तेजाब भर जाता है और अल्टीमेटली डेथ होती है एक्यूट रीनल फेल्योर से। आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है कि अगर ये इतनी जहरीली दवा भी आ जाती है कफ सिरप में, तो कफ सिरप का क्या मतलब रोल है हमारे ट्रीटमेंट में, या जो कॉमन कोल्ड में जो हम लोग कफ सिरप बिना ओटीसी खरीद के भी यूज़ करते हैं, फार्मासिस्ट से खरीद के यूज़ कर लेते हैं। तो ये बात देखिए, एक 2006 में ही ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक रिव्यू आर्टिकल पब्लिश हुआ था। उसमें कहा गया था कि ये कम्प्लीटली प्लेसिबो इफेक्ट देता है। इसका स्वीट टेस्ट जो है वो आपके मुंह में सलाइवा या लार बनने की प्रक्रिया को बढ़ाता है। अगर कोई बीटर चीज़ इसमें मिला दीजिए तो वो थोड़ा म्यूकस इरिटेंट करके म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। तो अगर आप समझिए कि एक मिश्री अगर आप अपने जीभ पे रख लेते हैं और कफ सिरप पीते हैं, दोनों का इफेक्ट सेम ही होता है। कम से कम 85% जो इफेक्ट है कफ सिरप का वो तो प्लेसिबो है। बड़ा क्लियरली मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ। इसलिए कफ सिरप का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन साथ साथ कई कफ सिरप होते हैं जिसमें और भी ड्रग्स मिले होते हैं। जैसे कफ को सप्रेस करने के लिए या दबाने के लिए कोडीन बड़ा कॉमनली यूज होता है, उसके थोड़े इफेक्ट होते हैं। इसी तरीके से अल्कोहल यूज आप देखिए कफ सिरप में, तो वो 1 से 10% के बीच में है। उससे भी थोड़ी सी आपको रिलैक्सेशन हो जाती है। और कफ सिरप का बहुत मिसयूज़ होता है। बहुत लोग इसको एक तरह से कहिए कि अल्कोहल के सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ करते हैं। किसी किसी कफ सिरप में इनका कंटेंट 10% तक रहता है, समझिए बियर से ज़्यादा होता है। तो मेरा ये कहना है कि बिल्कुल 4 साल से कम के बच्चों को तो बिल्कुल मत दीजिए कफ सिरप। कफ सिरप प्लेसिबो है। ये शॉर्ट में बिल्कुल क्लियरली मैं बता दूं आपको कि इसका कोई मेडिसिनल इफेक्ट नहीं है। हालांकि ये न्यूट्रासिटिकल्स में नहीं आता, ये तो ड्रग में प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस में आता है। कई में कुछ मेडिसिन्स भी होते हैं, लेकिन जो शुगर की वजह से जो सलाइवेशन होता है और जो बिटरनेस की वजह से जो म्यूकस इरिटेशन होता है, ये पूरा का पूरा प्लेसिबो इफेक्ट है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अनलेस कोई फिजिशियन आपको प्रेस्क्राइब करे, आप ओवर द काउंटर जाके कफ सिरप ना लें और इसका सेवन ना करें। खास करके जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी भी जो डोज है वो टॉक्सिक डोज को क्रॉस कर जाती है, वो तो बिल्कुल उसमें पीडियाट्रिक एज ग्रुप में मना है। WHO के भी रिकॉर्ड में है कि 4 साल से कम के बच्चों को कफ सिरप नहीं देना चाहिए। एब्सोल्युटली। और अब इस कफ सिरप पर यह आज की बहस नहीं है, पूरी दुनिया में इस पर चर्चा हो रही है कि कफ सिरप के दरअसल क्या फ़ायदे हैं, इसका इस्तेमाल क्या है। भारत में आपने देखा है, यदा कदा आप देखते होंगे कि कई लोग तो इसको अल्टरनेटिव एक तरह से ड्रग अब्यूज़ के तौर पर, इसको साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कफ सिरप को अल्कोहल के अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नाइजीरिया में 2018-19 में तो पूरा का पूरा एक पूरी BBC पर एक रिसर्च आई थी कि किस तरह से कफ सिरप इन नाइजीरिया इज़ क्रिएटिंग अ जनरेशन ऑफ एडिक्ट्स। तो पूरी दुनिया में इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ अब ये बहस
बहुत ज़्यादा तेज़ है क्योंकि दुखद बच्चों की मौत हुई है। डॉक्टर गौतम बंसाली सर, एज अ डॉक्टर सर, क्या वाकई में जब कोई कफ एंड कोल्ड लेकर के आते हैं आपके पास सिम्टम्स में, तो क्या डॉक्टर्स भी सबसे पहले क्या कफ सिरप लिख देते हैं? क्योंकि माना तो यही जाता है कि डॉक्टर साहब ने लिखा है साहब इसलिए हम पी रहे हैं, और फिर इसको एक बार किसी को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया तो हम ये मान लेते हैं कि अब हम इसको सबको बताना है कि हम, मेरे को डॉक्टर साहब ने वो वाला कफ सिरप दिया था, तुम भी। वो एक तरह से फैमिली डोज हो जाती है सर। तो ये भ्रांति सही है या गलत है सर? जी जी दीपक जी, पहली बात तो ये जो भी घटना हुई है, जो बच्चे इतने दुखद हुआ है, वो बहुत ही दुखद है, बहुत ही गलत है, और ये टाला जा सकता था या टालना चाहिए। और अभी खैर WHO और हमारी एडवाइजरी भी इसमें निकली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि 4 साल से छोटे बच्चे, 2 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप नहीं देना चाहिए। सी दीपक जी, एक बात मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ, अभी जो ये सीज़न चल रहा है, ये जो मौसम चल रहा है, इतना लंबे टाइम तक बारिश है, सर्दी हो रही, गर्मी हो रही है, इसमें 99% पेशेंट जो है वो वायरल इन्फेक्शन के, बहुत ही 1% या उससे भी कम पेशेंट मिलेंगे आपको जिनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ होगा या सच में कोई इन्फेक्शन है। तो वायरल इन्फेक्शन के अंदर एज सच मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि वायरल इन्फेक्शन में ना तो एंटीबायोटिक का कोई रोल होता है, ना कोई कफ सिरप का कोई भी रोल होता है। बट यस, एक जनरल ट्रेंड चला हुआ है, पेशेंट बार बार कहता है साहब मुझे खांसी हो रही, मुझे खांसी हो रही, मेरा बलगम अटका हुआ है, वो निकल नहीं रहा है, या बहुत ही सूखा खांसी होता है, खाना खाता हूँ अटक जाता है, उसमें सूखा खांसी होता है, रात को सो नहीं पाता हूँ। उनकी वाइफ, उनके बच्चे वो कंप्लेन करते हैं साहब कि रात भर खांसते हैं, सूखा खांसी, ड्राई इरिटेटिंग कफ हो रहा है। सो 2 तरह के कफ होते हैं, एक ड्राई इरिटेटिंग सूखा खांसी होता है, उसके लिए लोग कफ सप्रेसेंट लिख देते हैं, और एक प्रोडक्टिव कफ होता है जिसमें बलगम बन रहा है, खड़खड़ की आवाज़ आ रही है बट निकल नहीं पा रहा है, तो उसमें प्रोडक्टिव कफ के लिए म्यूकोलाइट टाइप का, ताकि वो म्यूकोलाइसिस हो जाए और कफ आपका बाहर निकल जाए। इस 2 तरह के कफ सिरप जनरली चलते हैं और लोग लिखते हैं, और पेशेंट आगे से कई बार, अधिकतर मेरे पास में पेशेंट आता है डिमांड करता है साहब आप एक खांसी की दवाई लिख दो। मैं कई बार समझाता भी हूँ कि खांसी की दवाई का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बार बार आप मांग रहे हो, हमें देना है, बट जितना लिखें 2 चम्मच लेना है तो 2 चम्मच ही लीजिए। लेकिन लोग कई बार क्या करते हैं, चम्मच से काउंट नहीं करते, सीधा ढक्कन खोलते हैं और दवाई पी लेते हैं। Absolutely. इसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, डाई एथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल जो सॉल्वेंट के रूप में या यूज़ किया जाता है या एंटी फ्रीज के रूप में यूज़ किया जाता है प्रिजर्वेटिव, वो सबसे बड़ा घातक होता है। अगर फार्मा कंपनी जो इसको बनाती है वो अगर परमिसेबल लिमिट से, जैसे डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि परमिसेबल लिमिट से अगर ज़्यादा मात्रा में वो मिलाती है तो वो बहुत ही डेंजरस होता है हेल्थ के लिए। आपको नोसिया होगा, वॉमिटिंग होगा, पेन एब्डोमेन होगा, किडनी यूरिन आना कम हो जाएगा, धीरे धीरे आप रीनल फेलियर में चले जाओगे, एनकेफेलाइटिस हो जाएगा, सीजर आएंगे, और बच्चों को स्पेशली ऐसे बच्चे इसमें दुखद अंत होने लगता है। सो मेरा स्ट्रिक्टली मानना है कि कफ सिरप वायरल में तो देने का कोई मतलब ही नहीं है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी जब तक प्रूव्ड नहीं है तब तक आपको नहीं देना चाहिए, और पेशेंट को बता करके देना चाहिए कि आपको कितना लेना है, कितने चम्मच लेना है। ऐसा नहीं कि आप ढक्कन खोला और कफ सिरप पीते रहे। बट यस, जैसे डॉक्टर मनोज ने भी बताया कि कफ सिरप प्लेसिबो का इफेक्ट ज़्यादा है, एक्चुअल में इफेक्ट पेशेंट को उससे नहीं होता है। मैं तो एडवाइस भी करता हूँ मेरे पेशेंट्स लोगों को कि कफ सिरप से बेटर है कि आप दिन में 2 बार 3 बार स्टीम ले लीजिए। स्टीम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, अगर कफ सप्रेशन की तरह भी करना है या प्रोडक्टिव कफ में भी करना है तो स्टीम विल हेल्प मोर देन कफ सिरप। एब्सोल्युटली। अब आप देखिए, हमारे दोनों डॉक्टर्स ने साफ तौर पे बताया कि प्लेसिबो इफेक्ट ज़्यादा है। देखिए, कफ सिरप में अगर केमिकल नहीं है, जनरली अगर वो सेफ है, डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्राइब किए, तो मैंने रिपोर्ट में भी कहा था कि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट इसको आपको समझना होगा कि कब लेना है कब नहीं लेना है। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि लोग जिद करने लगते हैं, तो ठीक है, चलिए प्लेसिबो ही सही, लेकिन उद्देश्य ये होता है कि मरीज ठीक हो जाए, तो इसलिए वो कभी कभी प्रिस्क्राइब भी कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको ओवर द काउंटर एक तो नहीं लेना है, दूसरा इसको आपको क्विक फिक्स फॉर योर कफ एंड कोल्ड नहीं लेकर के चलना है। और जब इसमें इंडस्ट्रियल जो केमिकल्स होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है, फिर तो ये जान पर भी खतरा बढ़ जाता है, जैसा हमने देखा। बट एक बड़ा सवाल डॉक्टर दाभाडे ये आता है कि इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हम देख रहे हैं, इसमें इतनी परमिसिबल लिमिट से बाहर के जानलेवा इफ़ेक्ट्स हमने देख लिए, उसके बावजूद मार्केट में क्या इन पर पूरी तरह से निगरानी हो पा रही है? क्या जो इनकी मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पर क्या सरकार पूरी तरह से लगाम कस पाई है? आपको क्या लगता है सर, इनकी अवेलेबिलिटी को लेकर आपका क्या पक्ष है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना
कैन यू हियर मी सर? एब्सोल्युटली सर, प्लीज गो अहेड। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस पैनल डिस्कशन पे बुलाया। यह आपका जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है कि ये नियंत्रण अधिकारी क्यों रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। इसके कई वजह हैं, क्योंकि ये पहले बार नहीं है कि ये ऐसी घटना हुई है। ये 1986 से हो रही है। ये बॉम्बे में जो जेसलॉक हॉस्पिटल में जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद में कई बार हो चुकी है और कई मौतें हो चुकी हैं। तो इसका वजह क्या है कि हमारे जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। यही एक चीज़ है। अभी आप मसलन आपको बताता हूँ, ये जो कॉलड्रिफ जो अभी एक कंपनी है तमिलनाडु में, श्रीसन, वो बना रहे हैं। वो आप देखिए, उसका पिक्चर में देखिए, एक बिल्कुल शेड है वो, उसमें वो तकरीबन 14 साल से मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है। तो इसके कोई इंस्पेक्टर ने नहीं देखा, उनको कोई इंस्पेक्टर ने आके चेक नहीं किया। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये हमारे प्रोटोकॉल में है। ये इंडियन फार्माकोपिया में जो बोलते हैं, वो सारे ड्रग इंडस्ट्रीज को वो एक गाइडेंस होता है जिसको देखकर वो सारी चीजें बनाते हैं। जैसे कि कोई सॉल्वेंट आया तो उसका कहाँ से आया, कब आया, कहाँ स्टोर किया, कितने दिन से स्टोर किया, कहाँ से मैन्युफैक्चर हो गया, ये सारे डिटेल्स उसमें एंट्री करना चाहिए एक इंफॉर्मेशन में। लेकिन ये सब नहीं हो रहा है, और इसका जो असर जो है, ये क्या कर रहे हैं कंपनी, क्या कर रहे हैं, ये शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। ठीक है, कोई चीप सॉल्वेंट मिल गया तो इसी से मना लेंगे हम, ज़्यादा पैसा प्रॉफिट कर लेंगे हम, ये सोचकर ये जो कंपनियां हैं ये कर रही हैं। ये इसका कोई इलाज नहीं है। इसका सिर्फ एक ही काम है कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज को स्ट्रेंथन करना है, टफ करना है। अभी मैं पूछता हूँ कि ये जो तमिलनाडु में हुआ है, ये सिर्फ एक ड्रग कंपनी के ऊपर क्यों एक्शन लिया गया है? अभी कई बहुत सारे ऐसे ड्रग कंपनीज हैं जो कि अच्छे सिचुएशन में नहीं है, अच्छे स्टेटस में नहीं है। जी। क्यों उनके ऊपर एक्शन नहीं किया गया? क्या यही एक ऐसी कंपनी है जिसकी अवस्था ठीक नहीं है? ऐसी बात तो नहीं है। तो कई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि अच्छे मतलब स्टैंडर्ड में नहीं है। जी। अभी और एक चीज है कि हमारे देश में ये इस बार जो दुर्घटना हुई, सरकार ये कहती है कि ये दवाएं विदेश में नहीं गई, ये सिर्फ देश में। मतलब आप एक यू हैव अ डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर इंटरनेशनल एंड यू हैव अ डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर नेशनल। ये तो पूरा गलत है। मैं एब्सोल्युटली सर, देयर आर लॉट ऑफ लूप होल्स। बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं जो रेगुलेशन को लेकर भी हैं, बट बहरहाल सभी चीज़ों पर पक्ष पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए आपकी खबर आपका फायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर मनोज कुमार सर, आपसे समझना चाहेंगे, अब कई बार ये भी होता है कि कुछ लोग इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि साहब आज के बाद कफ सिरप नहीं पीनी है। हो सकता है आप लोगों की एडवाइस के बाद इस तरह से भी लग रहा हो कि उन्होंने आज तक जो कफ सिरप पी है, कहीं उनको कोई अंदर उसके कोई इफेक्ट्स तो नहीं हो गए। इस तरह की भ्रांतियां भी आ सकती हैं, क्योंकि चर्चा दोनों साइड में जा सकती है। तो जैसा हमने कहा कि कफ सिरप इतनी बुरी भी चीज़ नहीं है, लेकिन उसके प्लेसिबो इफेक्ट्स हैं। बट हाँ, अगर मुझे कफ एंड कोल्ड है या कफ है मुझे या मेरे परिवार में किसी को, और मैं कफ सिरप नहीं लेता हूं, तो क्या मैं कोई रिस्क ले रहा हूं सर? दीपक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, कफ जो है वो वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स है और सबसे कॉमन सिम्टम्स है। आप अधिकांश लोगों को आप देखिएगा कि कफ की जो वो एक बताते हैं कि हमको कफ हो रहा है, और ये बड़ा मुश्किल है लोगों को कहना। अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसा मेडिसिन नहीं है जो कफ को तुरंत कम कर दे।
तो निश्चित तौर पे जो हम प्लेसिबो इफेक्ट देख रहे हैं कफ सिरप का, ये बरसों से चल रहा है एंड देयर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेसिबो इफेक्ट ऑफ कफ। चाहे उसमें देखिए पूरे अगर उसमें 10 कंपोनेंट है उसमें एक एक्टिव ग्रेडियंट होता है। जैसे मान लिया आपने कफ सप्रेसेंट की बात की जिससे आपको कफ को दबाना है, तो आप कोडीन लिंकटस, उसकी भी स्टडी आई है कि कोडीन जो है वो कोई इतना इफेक्टिव नहीं है कफ को सप्रेस करने के लिए। तो देखिए प्लेसिबो इफेक्ट का कभी कभी थेराप्यूटिक रोल भी हो जाता है कि आपने कफ सिरप की एक ढक्कन पी ली, 5 ml पी लिया और आपको कफ निश्चित तौर पे कम हो जाता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग में जो लूप होल्स जो आप अभी चर्चा कर रहे थे और जैसा हमारे कलीग्स भी बता रहे थे कि वहाँ पे कंट्रोल क्यों नहीं है, जो सॉल्वेंट जो है, जो इंडस्ट्रियल लेवल का सॉल्वेंट है वो कैसे मेडिसिनल यूज़ में आ रहा है, तो दिक्कत तो है देखिए। लेकिन अगर कम मात्रा में अगर किन्होंने पिछले, देखिए हमने भी कफ सिरप पिया होगा, आपने भी पिया होगा, जो अच्छे ब्रांड के कफ सिरप हैं उसमें हम लोग ये मान के चलते हैं, देखिए जो भी अवेलेबल होती है फार्मेसी में दवाइयाँ, वो हम डॉक्टर्स ये मान के चलते हैं कि ये पूरी स्क्रूटनाइज्ड होके आई होगी मार्केट में, इस पर बैच नंबर लगा हुआ है। तो मुझे लगता है उस जगह पर रोकना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक प्लेसिबो इफेक्ट की बात है, प्लेसिबो इफेक्ट भी कभी कभी थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है और कफ सिरप के लिए मैं ये कहूँगा कि इनका बड़ा ही स्ट्रांग प्लेसिबो इफेक्ट है कि लोगों को सच में लगता है कि मेरी कफ कम हो गई है। बट मुझे लगता है जो घरेलू नुस्खा है, जैसे आप अदरक ले लेते हैं, लौंग ले लेते हैं, या आप स्टीम की बात कर रहे थे अभी डॉक्टर साहब की, स्टीम से म्यूकस जो है वो ब्रेक हो जाता है। म्यूकोलिटिक स्टीम इनहेलेशन बहुत अच्छा म्यूकोलिटिक है। तो आज के डेट में जहाँ मैन्युफैक्चरिंग में इतने फ्लॉज देख रहे हैं हम लोग, मुझे ये लगता है कि मेरा मैसेज बड़ा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है कि कफ सिरप को अवॉइड करें, खास करके 5 साल से कम के बच्चों को कफ सिरप ना दें। और जो घर में हनी वगैरह भी देते हैं उसके लिए भी है कि 1 साल से बच्चे कम उम्र के बच्चों को हनी भी ना दें, उसमें भी एक बॉटुलिज्म टॉक्सिन होने की ज़रूरत मतलब संभावना रहती है और बॉटुलिज्म एक डिजीज है जो हो सकता है। तो कफ सिरप को अभी टाइम बीइंग के लिए हमें लगता है कि नो करना होगा। एब्सोल्युटली। तो ये क्लियर कट डॉक्टर साहब ने अपनी सजेशंस दे दी हैं। डॉक्टर भंसाली, हमने देखा है कि सेफ डोज में भी लोग लेते हैं लेकिन एक तरह से उनको लत लग जाती है। खासतौर से हमने महिलाओं को देखा है कि रात को सोने से पहले उनको एक साइकोलॉजिकली लगता है कि नींद इससे अच्छी आती है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए कफ, आपको खांसी है या नहीं है, लेकिन वो आपके बिस्तर के साइड में वो टेबल जो होती है वहाँ पर पक्का होती है और उसको एकदम रात में सोने से पहले 2 ढक्कन लोग ले लेते हैं। लॉन्ग टर्म में ये कितना खतरनाक हो सकता है सर? जी दीपक जी, डेफिनेटली ये बहुत खतरनाक होता है, स्पेशली जो कफ सप्रेसेंट टाइप की जो ड्रग्स होती है जिसमें कोडीन लिंकटस वगैरह या कोडीन मिला हुआ रहता है, वो बहुत ही नुकसानदायक होती है। आपके CNS डिप्रेसेंट का काम करती है, न्यूरोलॉजिकल डिप्रेशन का काम करती है, बिकॉज और वो आदत लगने लग जाती है। क्योंकि जब भी आप, इसलिए हम लोग लिखते भी हैं, अगर वो कोडीन या टॉसेक्स, काफ़ी सारे नाम से आती है ब्रांड वगैरह, वैसे कोडीन तो ऑफिशियली बैन भी है कंट्री के अंदर, मिक्स वे में आती है मेडिसिन ये, लेकिन जब लेते हैं लोग तो उनको नींद बड़ी अच्छी आने, खांसी भी रात को बंद हो जाती है और नींद अच्छी आने लग जाती है। उनको लगता है कि शायद खांसी बंद हुई इसलिए नींद आई, या नींद आई इसलिए शायद खांसी बंद हुई, बट धीरे 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 वो आदत का काम करती है। कई बार पेशेंट हमारे पास ऐसे आए हैं जिनको महीनों से वो कफ सिरप ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनको नींद बहुत अच्छी आती है, बट ये कोई सॉल्यूशन नहीं है और इस तरह से कफ सप्रेसेंट वगैरह नहीं लेनी चाहिए। ये आदत बाद में नुकसान करती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डेवलप होने लग जाते हैं, अल्टीमेटली सीजर्स वगैरह आएगा, आप एनकेफेलोपैथी में जाओगे, मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसओरिएंटेशन वगैरह जिसे कहते हैं, अल्जाइमर्स कहते हैं, वो उसमें चला जाता है पेशेंट और तकलीफ में आता है। मुझे लगता है कि एक FDA के लेवल पे, रेगुलेशन के लेवल पे, रेगुलेटरी बॉडी के लेवल पे इसमें सख्त कदम उठाने चाहिए। जो भी कफ सिरप मार्केट में आता है, डॉक्टर यही मान के चलता है कि अगर FDA अप्रूव्ड है तो वो दवाई सही होगी। डॉक्टर की गलती नहीं, डॉक्टर का काम है मेडिसिन लिखना। अगर उसको लगता है, पेशेंट को एग्जामिन किया, उसको लगता है उसको कफ सिरप देना है तो वो कफ सिरप देता है। उसको ये नहीं पता है कि जेनेरिक है या अच्छा ब्रांड वाली मेडिसिन है, तो इसमें डॉक्टर को अरेस्ट करने से कुछ नहीं होने वाला है। जो रेगुलेटरी बॉडी है, जिन्होंने उसको अलाउ किया है, आपको अंदर 500 टाइम्स ज़्यादा परमिसेबल जो लिमिट है उससे ज़्यादा आप डाइएथिल ग्लाइकोल अलाउ कर रहे हैं या हो रहा है उसके अंदर और आप उसको पकड़ नहीं रहे हैं, इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को पकड़ना चाहिए, उनके अगेंस्ट में स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए, रादर देन आप डॉक्टर को पकड़े या उनको अरेस्ट करें। और दूसरा, ओवर द काउंटर जो ड्रग्स मिल रही है उस पर स्ट्रिक्टली बैन होनी चाहिए, इस टाइप की मेडिसिन। और तीसरा, जो
आजकल ये एक नया चलन चला कि सेलिब्रिटी लोग प्रमोट कर रहे हैं मेडिसिन को। सेलिब्रिटी लोगों को नॉलेज नहीं है, उनको पैसा मिलता है, वो प्रमोट करते हैं, जैसा पैसा मिलता है ऐसी स्क्रिप्ट होती है वैसा बोलते हैं। उनके ऊपर भी स्ट्रिक्टली बैन होना बहुत चाहिए, क्योंकि important आपने सेलिब्रिटी एक लोगों का पक्ष बड़ा उठाया इन्फ्लुएंस है। होता है, लोग उनके प्रभाव में आकर के ले लेते हैं। सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट वाला पक्ष बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। मुझे लगता है कि छोटी सी चर्चा में तो हम उसको समाहित नहीं कर पाएंगे, बट बहुत बहुत धन्यवाद। दबड़े साहब के पास मैं नहीं आ पा रहा हूं, उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपने जो डुअल स्टैंडर्ड, बैच वाइज टेस्टिंग, इनकंसिस्टेंट इन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग अक्रॉस स्टेट्स का जो मुद्दा उठाया है सर, मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है। और FDA लेवल पे जो डॉक्टर भंसाली ने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, वो आपकी बात को एक पुख्ता करते हैं। धन्यवाद, आप तीनों ने वक्त निकाला। दबाडे सर बहुत बहुत धन्यवाद, भंसाली सर, डॉक्टर मनोज कुमार सर बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। थैंक यू। शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।